डॉक्टर नीलम खान, मैं आपको बुलाती हूँ। आज जिससे मैं शुरू करने जा रही हूँ वो उन ख्वाहिशों के नाम है जिनका वजूद होता है हमारी जिंदगी में एक मीठी सी प्यारी सी कसक की तरह। बेशुमार रंगीन ख्वाहिशों की अर्जियां, बेशुमार रंगीन ख्वाहिशों की अर्जियां, लाल नीली पीली हरी गुलाबी, हजारों इंद्रधनुषी ख्वाहिशों की अर्जियां। और देखिए वो कहाँ कहाँ हमें दिखती हैं। दराज के भीतर, अलमारी के पल्लों में, पलंग के नीचे तकिए के ऊपर, किताब के पन्नों में, दिल की दलीलों में, हाथ की लकीरों में, पलकों के काजल में, जाने कहाँ कहाँ बिखरी पड़ी है हजारों रंगीन ख्वाहिशों की अर्जियां। बचपन जवानी में तब्दील हुआ, वक्त बदला पर कुछ भी बदला नहीं, क्योंकि ख्वाहिशें आज भी बरकरार हैं, बस रंग फीके हो गए हैं। कमरों के अंधेरों में, गलियारों में, बंद खिड़कियों के अंदर, ढकी चादरों के नीचे, रत्ती कागजों की मानंद बिखरी पड़ी है हजारों ख्वाहिशों की अर्जियां। इंतजार आज भी है कि वो आएगा, आएगा सतरंगी किरणों के घोड़े पे सवार, और सब कुछ बदल जाएगा, हर चीज में रंग भर जाएगा। क्या वो आएगा? ये हम सोचते हैं। क्या वो आएगा? हाँ, जब वो आएगा तो ऐसा हो जाएगा, जब वो आएगा तो वैसा हो जाएगा, शायद ऐसा, शायद वैसा, शायद सांसें बंद होने से पहले वो आएगा। और ऐसे में कहीं दूर खड़ी जिंदगी कह रही है, अरे पागल, वो जरूर आएगा, वो तुम्हें फिर से जिंदगी जीने की ख्वाहिश दे जाएगा, तुम्हारी सब बेरंग ख्वाहिशों में रंग भर जाएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। अब जो मैं दूसरी ऐसे ही एक छोटी सी राइटिंग अपनी पढ़ना चाहती हूँ। ये शायद मेरी ही जिंदगी नहीं, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, मेरे सामने, हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, हम सबकी जिंदगी के उतार चढ़ाव है। ये एक तरह से हक की लड़ाई है। वो सब जो वक्त ने नहीं दिया कल, वो सब जो वक्त ने नहीं दिया कल, मुझे आज चाहिए। परियों की कहानी, बाबा की साइकिल की सवारी, मीठे चीनी के खिलौने, मलाई की बर्फ के दोने, वो अल्हड़ जवानी, बेतुकी नादानी, वो महबूब के खत किताबों में सूखे फूलों की कहानी, वो धानी दुपट्टा और कुर्ता आसमानी, वो रातों का जागना, चांद को पी जाना, और पूछने पे मंद मंद मुस्काना, सनम से झगड़ा, सहेली से लड़ाई, सनम से झगड़ा, सहेली से लड़ाई, वो सब चाहिए मुझे, वो सब चाहिए, क्योंकि कल मैं आज को जी चुकी हूँ, क्योंकि कल मैं आज को जी चुकी हूँ। मौत के साए, अपनों का बिछुड़ता साथ, खाली जिंदगी के खाली पन्ने और खाली हाथ, बीमारी की दस्तक, सुनसान घर और दालान, वो ख्वाबों और जज्बातों से महरूम जिंदगी, सब जी चुकी हूँ मैं।
वक्त का पहिया चाहे उल्टा ही हो, यानी कि जो हमें तब लेना था चाहे वो अब मिले कि नहीं, लेकिन चाहिए। वक्त का पहिया चाहे उल्टा ही हो, फिर भी मुझे वो सब चाहिए जो वक्त ने नहीं दिए कल। वो मुझे सारे हक चाहिए, वो सब मुझे अब चाहिए। ये किसी वक्त में मैंने सच में अपने स्कूल के बच्चों के लिए लिखी थी। कहते हैं कि ख्वाबों के पंख नहीं होते, कहते हैं ख्वाबों के पंख नहीं होते तो परवाज कैसे लेते हैं। फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचाते हैं वो ख्वाहिशों की डोलियां। कहते हैं ख्वाबों की आवाज भी नहीं होती, कहते हैं ख्वाबों की आवाज भी नहीं होती तो तालियों की गड़गड़ाहट कैसे सुनाते हैं, महबूब के संदेश कैसे पहुंचाते हैं। मुझे तो बस एक बात समझ में आती है, सिर्फ एक बात समझ में आती है, ये तजुर्बे से कह रही हूँ और मेरा ख्याल आप बहुत से लोग इसको मानेंगे भी। मुझे तो सिर्फ एक बात समझ में आती है कि ख्वाब वही पूरे होते हैं, ख्वाब वही बोलते हैं, ख्वाब वही उड़ते हैं जो खुली आंखों से लिए जाते हैं। फिर भी हम शायरी में कहते हैं ख्वाबों के पंख नहीं होते। शुक्रिया। एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है। तो बात है उस वक्त की जब सोशल मीडिया नहीं होता था। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी को ट्रोल करना है या कुछ स्टॉक करना है, ये चीजें तो दूर दूर तक हमें नहीं पता थी। अब ऐसे में आपको लगता होगा कि कितने बैकवर्ड लोग होंगे वहां के, ऐसा नहीं था। कम्युनिकेशन नेटवर्क कमाल का था, इतना तेज, इतना चुस्त कि आदमी पैर रखे और खबर हमारे सेंटर तक आ जाती थी। अब सोचिए ये क्या था, ये कम्युनिकेशन सिस्टम था क्या? ये था पुरानी दिल्ली की छत से छत जुड़ी हुई जिंदगी का अपना इजाद किया हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम। रात का वक्त होता था तो वो नीचे वाली ताई जी, वो बराबर वाली चाची, वो बुआ, वो भाभी, वो ननंद, वो सास, फलाना ढिमकाना, ये वो सब औरतें हमारी छत पे आती थी, हवा खाने नहीं, न्यूज बनाने के लिए। और ऐसा नहीं हो सकता था कि मोहल्ले में कुछ हो जाए, खत्म हो जाए और इस नेटवर्क को पता ना लगे। उस नेटवर्क के मेरे जैसे बच्चे, उस वक्त मैं बच्ची थी, हम उनके रिपोर्टर्स थे। अब ये नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसा कि मैंने कहा, मोहल्ले के लिए। मैं पूरी दिल्ली की गारंटी नहीं लेती, उस मोहल्ले में ये इसको कोई तोड़ नहीं सकता था, कोई पार नहीं कर सकता था। अब जी एक दिन आया जब एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आप भी सोचेंगे ऐसा क्या हादसा हो गया? हादसा ये हुआ कि वो गली के पार वाले घर में कोई रहने आ गया और हमें पता ही नहीं चला। पूरा नेटवर्क फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, लोगों के मुंह लटक गए कि ये कौन आया उस घर में रहने, हमारी इजाजत के बिना, हमारी जानकारी के बिना गली में पैर कैसे रखा। आ गया तो आ गया, बहुत बढ़िया घर था, शाम को वहां गुलाबी पर्दे लहराते थे, मंद मंद संगीत सुनता था, तरह तरह के खाने की खुशबुएं आती थी और दी एंड। पता नहीं लग रहा था कि कौन है उसमें। अब सारी चाची, ताई, अड़ोस पड़ोस, बुआ, फूफी सब फेल। करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। अब इस सारे घपले में अचानक से मेरी अम्मा की, हमारी अम्मा की लॉटरी निकल आई। सोचिए तो क्या लॉटरी निकली?
लॉटरी ये निकली कि उन्होंने एक दिन ऐसे छज्जे से झांक के देखा तो हम स्कूल से आ रहे थे और हमारे साथ सामने वाले घर की छोटी सी लड़की थी। अरे हमारे साथ आप यकीन नहीं कर सकते कैसे हमारा स्टेटस अपलिफ्ट हुआ था उस कम्युनिकेशन सेंटर में कि वो लड़की, वो घर जिसे कोई नहीं जानता कि कौन है, उसकी लड़की अरे हमारे साथ आ रही थी। चलिए ये तो अब रोज का एक पूरा एक सब्जेक्ट मिल गया पूरे नेटवर्क को नहीं, हमारी अम्मा को। अब जब हमारा घर आने का वक्त होता तो हमें दिख जाता अम्मा आधी छज्जे से बाहर होती थी। किसी भी वक्त वो वहां से नीचे आ सकती थी बिना सीढ़ी के, सिर्फ इसलिए कि हमें देखना चाहती थी कि हम कितने करीब हैं। और एक दिन तो सच में हमने भी छक्का मार दिया। वो ये हुआ कि हमने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अजीब लोग, घर पहुंचे नहीं कि खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, हाथ पकड़ के क्यों आ रही थी तुम? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, उसको डर लगता है ना, तो हमने हाथ पकड़ लिया। जबकि हुआ ये था कि हमें डर लगता था सड़क पार करने में, तो हमने उसका हाथ थाम लिया। कौन पूछता है सच क्या है झूठ क्या है? हमारी धाक जम गई। एक बार फिर से हमारी अम्मा टॉप पे पहुंच गई रिपोर्टर्स की लिस्ट में। चल पड़ी कहानी, अब रोज का काम था। घर आते ही बताओ कैसी है वो लड़की, उसकी मम्मी आती है कभी, खाना लाती है, क्या लाती है टिफिन में? वही अंग्रेजों वाला खाना लाती होगी, डबल रोटी और मक्खन, या फिर हमारी तरह पूरी पराठे लाती है? अरे बताओ तो सही, तुम्हारे साथ शेयर करती है, पढ़ाई में कैसी है, ये वो कोई अंत नहीं था उनकी क्विजिंग का। खैर हम भी जवाब देते थे, कुछ सही कुछ गलत। और अब जो हुआ वो कोई नहीं सोच सकता कि क्या हुआ। हमें यानी मुझे और मेरी अम्मा को, पूरे मोहल्ले को साइड करके उस घर से न्योता आया। अजीब बात, न्योता क्या आया, हमें लगा हमने तो प्राइम मिनिस्टरशिप का इलेक्शन जीत लिया। अगली मोहल्ले की कम्युनिकेशन कमेटी की वो लीडर बनने के लायक पूरी क्वालिफिकेशंस आ गई थी। अब न्योता आया था तो अम्मा पूछने लगी किस बात का न्योता है? अजी वो है कुछ, वो माताओं के लिए कुछ करते हैं। कोई जरूरी नहीं था ये जानना कि क्यों बुलाया गया है। खैर न्योते के टाइम में अभी 5 दिन का वक्त था और हमारे लिए एक एक दिन भारी हो रहा था। फुल स्केल पे तैयारियां शुरू हो गई, नए कपड़े मंगवाए गए, मेरी नई फ्रॉक आई, अम्मा की नई साड़ी आई, जूते आए, ये वो, और एक भेंट भी लिया गया उस घर की अम्मा को देने के लिए। और जिस दिन हमें जाना था हम घड़ी देख के 4 बजे तैयार होके अपने दरवाजे पे खड़े हो गए, क्योंकि न्योता 5 बजे का था। और डर ये था कि कहीं इधर से उधर गली पार करने में हम लेट ना हो जाए। तो हम 4 बजे से खड़े 5 बजने में 5 मिनट पे पार कर ली गली। और जैसे ही 5 बजे बजा दी घंटी, ये तो सच में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला काम किया। घंटी बजाई तो जाहिर है दरवाजा खुला और हम दोनों की तो आंखें इतनी बड़ी हो गई कि क्या ही मेंढक की होती होंगी बरसात के मौसम में। इतना खूबसूरत घर, महल जैसा घर। गए जी हम अंदर, नौकर ने हमें बिठाया और शरबत भी पिलाया। अभी जानते नहीं थे फिर भी देखो शरबत पिला दिया। हम तो रिश्तेदार को ना पिलाए, ये तो अनजान आदमी को पिला रहे थे। भैया बहुत बड़े लोग होंगे। चल पड़े हम भी उस अम्मा का नई साड़ी थामे थामे हम भी चल दिए। अम्मा थोड़ी रेस्टलेस होने लगी कि कोई दिख नहीं रहा और शालू के मम्मी कहाँ है। शालू उस छोटी बच्ची का नाम था जो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी।
अब शालू की मम्मी कहाँ है, शालू की मम्मी कहाँ है, मुझे क्या पता। मेरी मम्मी साथ बैठी, मुझे क्या पता शालू की मम्मी कहाँ है। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद जो 2-4 लोग और थे, उन शालू के पापा आए अंदर से। तो मेरी अम्मा खड़ी हुई है, नमस्ते भाई साहब। हम सोच रहे थे कि अब हम आए ही हैं तो भाभी जी से भी मिल लेते। कहीं दिख ना रही भाभी जी, कहाँ है, भीतर है क्या, तैयार नहीं हुई, क्या फर्क पड़ता है नहीं हुई तो, हम तो यहीं पड़ोस के हैं। ओहो, आप नहीं जानते ना हम कहाँ से आए, वो जो चेक के पर्दों वाला घर है ना, हम वहां से आए। अब चेक के पर्दों की ये कहानी थी कि साल में एक बार एक बड़ा थान आता था और उससे पर्दे, चादर, तकिए का खोल, हमारे कपड़े, सबके कपड़े, सब कुछ उससे बनता। और हमारी आने वाली चिट्ठी पे घर का नंबर नहीं होता था, सिर्फ चेक के पर्दों वाला घर। और चिट्ठी पहुंच जाती थी तो हमने वही अपना पोस्टल एड्रेस बताया अम्मा ने कि वो चेक के पर्दों वाला घर है ना। अब भाई साहब आपका घर तो बहुत सुंदर है, गुलाबी पर्दे, वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, पर भाभी जी नहीं दिख रही। फाइनली शालू के पापा ने कहा आइए मैं मिलवाता हूँ आपको, वो ले गए अंदर। यहाँ पे आता है कहानी का और जिंदगी का एक ट्विस्ट। अंदर गए, बहुत खूबसूरत कमरा था और सामने दीवार पे एक बड़ी सी खूबसूरत औरत की तस्वीर लगी थी और उस पे माला चढ़ी थी। तो उन्होंने कहा जी ये है शालू की मम्मी। उसको जन्म देने के तुरंत बाद इनका स्वर्गवास हो गया था। अब हम दोनों बस सन्न रह गए, कुछ कह ही नहीं पाए। फाइनली अम्मा बोली कि तो फिर आपने कैसे पाला इसको, बच्ची छोटी थी, दोबारा शादी, ये वो काफी कुछ पूछना चाह रही थी। तो वो बोले कि नहीं, मैंने माँ की तरह ही इसको पाला है, ये जो भी है अच्छी या बुरी, ये सब मैंने किया है। और उस वक्त मुझे, मेरी मम्मी को और शायद शालू को भी एक लेसन मिल गया पूरी उम्र के लिए। वो ये कि माँ होने के लिए औरत होना जरूरी नहीं है। माँ का कोई जेंडर नहीं है। जाहिर है जिसने जन्म दिया बहुत बड़ा उपकार किया, लेकिन जन्म के बाद बच्चे को संस्कार दिए, अच्छे और बुरे की तमीज दी, ये काम भी तो किया शालू के पापा ने। तो हमारी नजर में उस दिन से माँ का जेंडर खत्म हो गया और आज तक शालू मिलने आती है। अभी जो आखिरी मदर्स डे निकला, शालू उस पे आती है मिलने, ताकि हम एक बार फिर उस निश्चय को और उस नई सोच को एक नया डायरेक्शन दे सके। और वो आती है तो वो गले में वही भेंट पहन के आती है जो हमारी अम्मा चुपके से वहां तस्वीर के आगे छोड़ आई थी। वो था एक छोटा सा पेंडेंट जिसमें एक हार्ट की शेप का लटक रहा था पेंडेंट। शुक्रिया।